एक ऐसी रिपोर्ट इमरान खान साहब के दौर में बनी, जो रिपोर्ट एक स्मोकिंग गन थी हुकूमत के हाथ में, उधर जाएगा और पीकेआर ऊपर जाएगा, देन यू मस्ट हैव टू पे इन पीकेआर। लेकिन इमरान खान ने वो रिपोर्ट क्यों मिट्टी के अंदर, एक कब्र के अंदर दबा के रख दी? नेपरा ने कभी भी अपनी हक की जो ड्यूटी उसकी वो कभी नहीं निभाई। यानी कि दूध की राखी आपने बिल्ली को बढ़ा दिया। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पीटीआई वाले बहन भाई हमारे पीछे पड़ जाएं, बट द फैक्ट इज फैक्ट। वो इमरान खान जो कहते थे मैं कभी भी किसी का बाहर से प्रेशर नहीं लेता, आखिरकार उन्हें भी प्रेशर लेना पड़ गया। हमारा भाई डीपर देन द सी, हायर देन द हिमालयास थी। यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की भी इतनी सैलरी नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एसन पॉडकास्ट एपिसोड 6। और हमारा जो IPPs के ऊपर इस टाइम सीरीज़ जारी है, इसका ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान की कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिन्होंने कभी रेगुलेट किया ही नहीं। उसके अलावा वो कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इन IPPs को ऑन करती हैं और पाकिस्तानी अवाम की जेबों के ऊपर डाका डाल रही हैं, और किस तरह ये डाला जा रहा है डाका। उसके अलावा उसके अंदर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि एक ऐसी रिपोर्ट इमरान खान साहब के दौर में बनी, जो रिपोर्ट एक स्मोकिंग गन थी हुकूमत के हाथ में, जिसे यूज़ करके हम इन्हें IPPs को इंटरनेशनल कोर्ट्स में सू भी कर सकते थे, इस मसले का हल भी निकाल सकते थे, और इससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बिलियंस के अंदर रिकवरीज कर सकते थे, हम नुकसान अपना पूरा कर सकते थे। लेकिन इमरान खान ने वो रिपोर्ट क्यों मिट्टी के अंदर, एक कब्र के अंदर दबा के रख दी? उस रिपोर्ट को क्यों बाहर नहीं आने दिया गया? वो किसकी कॉल आई? किसने ऐसा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर, इमरान खान के ऊपर डाला? वो इमरान खान जो कहते थे मैं कभी भी किसी का बाहर से प्रेशर नहीं लेता, आखिरकार उन्हें भी प्रेशर लेना पड़ गया और इस रिपोर्ट को बिल्कुल ज़मीन के अंदर दफन करना पड़ गया। वो रिपोर्ट जो शायद पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकती थी अगर उसे पब्लिक किया जाता तो। खैर, इसी को डिस्कस करने के लिए मैं और यासिर आज आपके साथ मौजूद हैं और हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे नेपरा एक ऐसी बॉडी जिसे बनाया गया था कि वो IPPs को रेगुलेट करेगी, 1997 में। जी बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताएं कि नेपरा के पास किस तरह की पावर्स थी, लाइक वो अपनी पावर्स को कैसे यूज़ कर सकता था। लाइक इधर अब लिखा हुआ है कि नेपरा डिसाइड करेगी कि कितनी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है, कितने परसेंट, तकरीबन हुकूमत पाकिस्तान ने जो अलाउ किया था वो 15 से 17% के दरमियान था। एक एवरेज लगाएगी कि इतनी मद में हम आपको इतना पैसा देंगे। लेकिन रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि IPPs ने हमारे से तकरीबन 50 से 70 के दरमियान, 50 से 70% के दरमियान पाकिस्तानी अवाम से कैपेसिटी पेमेंट्स ली हैं, हुकूमत से कैपेसिटी पेमेंट्स ली हैं, चाहे वो बिजली बनाएं या ना बनाएं। तो सवाल खड़ा होता है, जो नेपरा, जिसके हुकाम, जिसके अफसर, जिसके मुलाजमीन कितने सालों से तनख्वाहें खा रहे हैं, और रिपोर्टेडली उन्होंने अपनी सैलरीज भी बढ़ाई थी एक टाइम पर आके, और उनकी सैलरी तकरीबन 25 लाख से 35 लाख तक चले गई थी। यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की भी इतनी सैलरी नहीं होती है। वो बॉडी कभी काम क्यों नहीं कर पाई? उसके अंदर ऐसी क्या लूप होल्स थे? जी, 1997 के अंदर नेपरा की तश्कील हुई। उसकी जो असल मकसद था नेपरा को बनाने का, वो यही था कि वो IPPs को रेगुलेट करे। और हर क्वार्टर में 3 माह बाद जब टैरिफ की बेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसका ये काम था कि हर 3 माह बाद रिपोर्ट एक पकड़े IPPs से और उसको देखिए, उसको क्रिटिकली एवेलुएट करे और देखिए कि क्या ये जो कुछ हो रहा है दुरुस्त हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द जो हमारे एग्रीमेंट हुए थे उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नेपरा की जो थी असल ड्यूटी थी वो ये थी। लेकिन तब से लेकर आज तक जो भी नेपरा का चेयरमैन आया, और अब तो मेरे ख्याल में ये 2020 में जब से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनकी सैलरीज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी ज़्यादा इजाफा हुआ, और ये इजाफा इन्होंने खुद ही किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके नहीं हुआ। मतलब इतनी एक्सटेंसिव पावर्स हैं नेपरा के पास कि अपनी सैलरीज भी खुद बढ़ा सकते हैं। इनके पास इतनी एक्सटेंसिव पावर्स नहीं है। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, नहीं है कोई भी पाकिस्तान में ऐसा इंस्टीट्यूशन, अगर कोई वो इस तरह करके एक्ट करता है, वो उसके अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास पावर नहीं होती। लेकिन आप सिचुएशन इस तरह करके क्रिएट कर देते हो कि आपको मौका मिल जाता है कि आप अपनी इस तरह करके इललेजिटिमेट वे में अपनी सैलरीज वगैरह इंक्रीज़ कर दें। तो सेम वे नेपरा ने किया। कुछ उन्होंने बेनिफिट्स दिए, जिससे इन रिटर्न नेपरा को ये बेनिफिट मिला कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। जो उन्होंने बेनिफिट दिए उसमें ये भी बेनिफिट था कि ये नेपरा का काम बनता था कि वो इंडिपेंडेंटली, विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, रेगुलेट करे IPPs को। बिल्कुल। लेकिन
जब से IPPs पाकिस्तान में एग्जिस्ट किए तब से लेकर आज तक नेपरा ने कभी भी अपनी हक की जो ड्यूटी उसकी वो कभी नहीं निभाई। 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो थोड़ी बहुत भी पब्लिक हुई या थोड़ी बहुत भी किसी तरह से लीक हुई, उसके मुताबिक जो रिपोर्ट की नेपरा के बारे में, नेपरा के फेलियर्स के बारे में फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि एक्सेसिव प्रॉफिट्स नंबर 1। नेपरा ने वो सारी टैरिफ कैलकुलेशन IRR मेथोडोलॉजी यूज़ करते हुए जितनी भी टैरिफ कलेक्शंस थी IPPs के, उन्हें सिस्टमैटिकली ओवर चार्ज किया, मतलब कि उन्हें अप्रूव किया जो वो ओवर चार्ज हमें कर रहे थे यूजिंग द IRR मेथड, और उनकी जो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी थी उसे परमिट कर दिया नेपरा ने खुद। उसके अलावा नो वेरिफिकेशन, नेपरा नेवर एडिक्वेटली वेरीफाइड IPP क्लेम अबाउट द फ्यूल कंजप्शंस, ऑपरेशन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। नेपरा ने कभी भी जाके वेरीफाई नहीं किया कि जितना भी कुछ वो बिल बना के दे रहे हैं IPPs वाले के, इतना हमारा फ्यूल कॉस्ट लगी, इतनी फ्यूल कंजप्शन होगी, इतनी मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, और कभी भी नेपरा ने जाके उन्हें वेरीफाई किया ही नहीं। यानी कि नेपरा हमारे किसी काम नहीं। नेपरा एक्सेप्टेड IPP सबमिशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट विदाउट इंडिपेंडेंट असेसमेंट, अलाउइंग इन्फ्लेटेड कॉस्ट क्लेम टू ब्लॉक इनटू टैरिफ कलेक्शंस। वर्किंग कैपिटल, नेपरा अप्रूव्ड मंथली डेब्ट सर्विसिंग पेमेंट्स टू IPPs while tariff collection assumed quarterly payments. A multi-billion rupee benefit to IPPs was never recovered. ये बॉडी जो बनाएगी, जिसको हम इतनी सैलरीज दे रहे हैं पिछले 30 साल से कि आप रेगुलेट करेंगे, आप बताएंगे कि IPPs जो मुआहदे के मुताबिक काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उनकी जो कैलकुलेशंस वो हमें दे रहे हैं, जितनी वो हमें कह रहे हैं मैं पैसा दो, वो जायज़ मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, अगर नाजायज़ मांग रहे हैं आपने उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है। They never worked for that and they still got salaries like they are bigger than the Supreme Court judges. बिल्कुल ऐसे ही आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हाल ही यही है। नेपरा को या वापडा को हैंडल ब्यूरोक्रेसी करती है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन 40 फैमिलीज़ की, और उनमें जो टॉप जो मतलब कि फैमिलीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मतलब कि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने दिए हैं, वो खुद IPPs हैं, वो बनाते हैं और 30 सालों से हमारा मतलब कि पैसा वो खा रहे हैं। मंशा ग्रुप को सबसे बड़ा जो पावर प्लांट जो था 1994 के इनिशियल जब एग्रीमेंट्स हुए, तो मंशा ग्रुप को मंशा वो जो निशात को बिल्कुल एम्पोरियम को ऑन करते हैं, निशात ग्रुप को ऑन करते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक जम जाती है, पूरा रोड बंद हो जाता है, रास्ता नहीं मिलता। अच्छा बिल्कुल उनके पास उनके पास कौन कौन सी IPPs हैं? निशात चुनिया पावर है, उसके अलावा उनके पास है लाल पीर पावर प्लांट है जो फरनास ऑयल के ऊपर चलता है, उसके अलावा पाकजैन पावर है फरनास ऑयल के ऊपर चलता है, निशात पावर है 200 मेगावाट प्रोड्यूस करता है, और निशात चुनिया पावर प्लांट जो 200 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। टोटल पाकिस्तान की 1227 मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी इज ओन्ड बाय द वन सिंगल फैमिली, द निशात ग्रुप। यानी कि आपने मोनोपोली दे दी उन्हें एक बिजनेस के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर, और वो फरनास ऑयल के ऊपर तकरीबन उनकी सारी जो है ना पावर प्लांट्स चल रहे हैं फरनास ऑयल की वजह से। जबकि आज के दौर के अंदर हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, विंड पावर प्लांट्स होते हैं, हम थर्मल के ऊपर, कोल के ऊपर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकते थे। खैर लेकिन उसके बावजूद वो फरनास ऑयल पे चलने वाले पावर प्लांट जो पुराने भी हैं, कॉस्टली भी हैं, उनके मेंटेनेंस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, और उसको भी IPPs जो है ना एक्सेसिव चार्ज करती हैं, वो ऑन करता है मंशा ग्रुप। दूसरा ग्रुप यासिर, और जो एक्सेसिव चार्ज करते हैं वो मेरे टैक्स से पैसे जाते हैं, वो आपके मेरे टैक्स से जाते हैं। और वो किस तरह के टैक्स आ रहे होते हैं आपको पता होगा, 600 रुपया भाईजान घर के चार्जेस। और उसको जो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है नेपरा को ऐसी हरकतें करने से, उसको जो तहफ़्फ़ुज़ देता है वो जो तहफ़्फ़ुज़ IPPs को मिलता है ऐसे हाँ, वो लीगल तहफ़्फ़ुज़ नेपरा देता है, और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी उसको फराहम करती है। अब फरनास ऑयल का थोड़ा सा मसला है कि जो फरनास ऑयल पे चलने वाले जितनी भी पावर प्लांट्स हैं ना, अब ऑयल की कीमतें जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली जब ऑयल बढ़ता है तो ऑब्वियसली फिर जो बिजली बनने की कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। वो कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो आप IPPs को पेमेंट ज़्यादा करनी होगी। पेमेंट ज़्यादा करनी होगी तो कहाँ से पैसे पूरे होंगे? आपके और मेरी जेब से। उसके अलावा से डॉलर के साथ लिंक किया गया ताकि हमने जितनी भी IPPs को हमने वो देनी है ना पेमेंट्स, वो हमने उन्हें डॉलर्स के अंदर देनी है। यानी कि अगर डॉलर महंगा होगा पाकिस्तान में तो हमें और ज़्यादा टैक्सेस देने होंगे। अगर काश ये ऐसा भी हो जाए, अगर कल को डॉलर नीचे जाता है और PKR ऊपर जाता है, तो ये भी एग्रीमेंट है कि फिर आप PKR में देंगे। ये क्या था जी, मतलब कि एग्रीमेंट में आपने साइन किया हुआ है, गरीब आवाम को इधर डॉलर नीचे जाएगा और PKR ऊपर जाएगा, देन यू मस्ट हैव टू पे इन PKR। ओह माय गॉड। खैर
एक जो अगली बड़ी कंपनी और बड़ी फैमिली है जी, दाऊद कंपनी। दाऊद का जो एंग्रो यूरिया वाली कंपनी है, ये ओन करती है पाकिस्तान के पावर प्लांट्स हैं, जिसके अंदर कौन से पावर प्लांट है? हबको पावर प्लांट, जो 1229 फरनास ऑयल के ऊपर चलता है, मेगावाट प्रोड्यूस करता है। हबको नारोवाल 220 मेगावाट, हबको थल नोवा थर कोल 330 मेगावाट, हबको थर कोल 330 मेगावाट, एंग्रो थल कोल 660 मेगावाट, न्यू बोंग स्केप हाइड्रो पावर 84 मेगावाट, और टेंगा का मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन ये भी एक पावर प्लांट है जो तकरीबन 50 मेगावाट बना रही है। जनरासी वाइंड। और वो हमने फैक्ट पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, हबको और कैपको ने 2023 और 24 के फिस्कल ईयर के अंदर 0 वॉट बनाया, और स्टिल वी हैव पेड देम 46 बिलियन इन कैपेसिटी पेमेंट्स। और एक और मैं साथ में बात बताता हूँ, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या आप ये जानते हैं टोटल में कितने IPPs एग्जिस्ट करते हैं? टोटल IPPs फैमिलीज, IPPs ओनली IPPs कितने एग्जिस्ट करते आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर। हैं? मोर देन 90। मोर देन 90। 90। ओह माय गॉड, मतलब कि 90। इसमें कुछ चाइना के हैं, कुछ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के हैं, और कुछ ब्यूरोक्रेसी के हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हैं। जिस करैक्टर का हम अब नाम लेने जा रहे हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड टू हैं इमरान खान। अब ये प्लीज़ सुनने के बाद प्लीज़, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे PTI वाले बहन भाई हमारे पीछे पड़ जाएं, बट द फैक्ट इज़ फैक्ट। इमरान खान हुकूमत में आते हैं 2018 में और नारा लगाते हैं, उनका मेन एजेंडा होता है कि मैं एहतसाब करूँगा, मैं करप्शन और इस तरह के जितने भी फजूल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके अंदर करप्शन चल रही है, ऐसी जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो 2 नंबरी कर रही हैं, मैं इनके खिलाफ प्रॉपर बेनज़ीर भुट्टो की तरह 1987 में। बिल्कुल 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 खान साहब ने कहा कि मैं तो करूँगा एहतसाब। तो उस टाइम जो खान साहब की एक कैबिनेट के अंदर एक करैक्टर मौजूद थी, उनका नाम है नदीम बाबर। अब नदीम बाबर कौन थे? इमरान खान ने उन्हें नदीम बाबर को चेयरमैन लगाया फॉर एनर्जी रिफॉर्म्स टास्क फोर्स। एक इमरान खान ने टीम बनाई कि आप एनर्जी रिफॉर्म्स करेंगे, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे और बताएंगे कि हमें पाकिस्तान को सस्ती बिजली बनाने के लिए, इन मसाइल से निकलने के लिए किस तरह एक्ट करना है। अब नदीम बाबर को उसका हेड लगाया गया, और नदीम बाबर खुद IPPs के बेनिफिशरी हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिस मसले को सॉल्व करना है, उस मसले के बेनिफिशरी को ही आपने हेड लगा दिया, यानी कि दूध की राखी आपने बिल्ली को बिठा दिया। बिल्कुल। अब क्या है जी, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, नदीम बाबर साहब के बारे में। ओरिएंट पावर आज द बिगेस्ट डिफॉल्टर टू सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ओनिंग 2.659 बिलियन। लंदन कोर्ट के अंदर इसकी आर्ट्रीब्यूशन होती है जो कि ओरिएंट पावर के अगेंस्ट चले जाती है। उसके बाद अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए जो हमारे अपने बाबर साहब हैं, इनकी कितनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग है ओरिएंट पावर के अंदर? 25%। 25%। ओरिएंट पावर के अंदर उनकी 25% उनकी शेयर होल्डिंग है। 2020 द 2020 पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट नेम बाबर एज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी टू द IPP पेमेंट्स। He was excluded from the cabinet meeting that discussed the report due to the conflict of interest. The report was subsequently buried. अब ये बरी क्यों की गई? एक्चुअली यासर आपने बताया था, थोड़ा सा बताया कि CPEC वाला जो हमने मियाँ साहब ने वायदा किया 2015 का, वो क्या है? जी बिल्कुल, चाइना से। चाइना हमारा भाई डीपर देन द सी, हायर देन द हिमालयास। हमारा भाई चाइना जिंदाबाद। जी बिल्कुल, हमने एक मायदा किया जिसमें हमने IPPs को ख़त्म करने के बजाय उसका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड कर दिया, जिसमें चाइना एग्जिस्ट करता जहाँ हमने 15% दिया था, मियाँ साहब ने 19% में दे दिया। 19% में दे दिया। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जाके जियो पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से आप इसको भी किसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी वजाहत कर सकते हैं कि वी हैड टू मेड अ गुड रिलेशन विद चाइना। चलो, आप गवर्नमेंट वाला भी किसी ना किसी तरह ना जो ऑन करती है गवर्नमेंट, उसको भी आप जस्टिफाई किसी ना किसी तरह कर सकते हैं। लेकिन जो असल मसला हबको वाला, कैपको वाला, जो 40 फैमिलीज़ हैं जो इतनी करप्ट, जिन्होंने जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक, और ख़ास करके जब IPPs पाकिस्तान में आई, एक एक मिडिल क्लास, एक एक पुअर क्लास का खून निचोड़ा। जब एक गरीब आदमी बिल देता है तो उसमें से 60% पैसे IPPs को जाते हैं, और जो 40% पैसे होते हैं वो जो उसने यूनिट इस्तेमाल की होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, वो उधर जाती है। अगर आज IPPs एग्जिस्ट नहीं होंगी
तो जो आज यूनिट 40 रुपए का और 60 रुपए का बिक रहा है उसकी कीमत 12 रुपए हो जाएगी। खैर, आप मैं अंदाज़ा आपको- कर सकते हैं कि IPPs की वजह से आज यूनिट की क्या कीमत है 40 और 60 रुपए के दरमियान, अगर वो नहीं है तो क्या कीमत है, सिर्फ 12 रुपए। हम बात कर रहे थे मियाँ साहब ने आकर लगाए जनाब अपने IPPs लगाए, 2 चाइना की IPPs लगाए, पोर्ट कासिम वाली और साइवल वाली इसका नाम था, हाँ, थर्मल कोल प्लांट्स लगाए गए। और मियाँ साहब ने ये 19% के ऊपर उन्हें ये मुआहदा दे दिया। अब उसके अंदर सबसे बड़ा जो करप्शन का ड्रामेबाजी आती है जो उस रिपोर्ट के अंदर आई थी वो ये थी कि चाइनीज़ कंपनीज़ ने हमें ओवरचार्ज किया। जो हमारे जो प्लांट्स थे वो तकरीबन 29 माह की मुद्दत के अंदर कंप्लीट हो चुके थे उनकी कंस्ट्रक्शन, लेकिन ऑन पेपर चाइनीज़ कंपनीज ने 56 माह की उनकी कंस्ट्रक्शन दिखा के हमारे से बिलियंस ऑफ रुपीस चार्ज किए। अब जब ये फैक्ट उस रिपोर्ट के अंदर आया तो रिपोर्टेडली कहा जाता है कि उस वक्त इमरान खान की कैबिनेट के अंदर से कुछ वज़रा ने चाइनीज़ एम्बेसडर्स को और चाइनीज़ डिप्लोमेट्स को मैसेज कर दिए थे कि सरकार आपकी IPPs के खिलाफ ना रिपोर्ट आ गई है। और उसके बाद फिर चाइना से कॉल आई इमरान खान साहब को, वो खान साहब जो हमारे कहते थे कि मैं कभी किसी का प्रेशर नहीं लेता, सो यू हैव टू टेक द प्रेशर ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट समटाइम्स, इवन आप जितने मर्जी ब्रेव हो। खान साहब को फ़ोन आया कि भाईजान रिपोर्ट नीचे रखो, रिपोर्ट यहीं भी रखो और ख़त्म। उसके बाद यहाँ तक कहा जाता है कि खान साहब चाइना के दौरे पे गए, 3 दिन का दौरा था, 3 दिन तक इमरान खान साहब किसी से नहीं मिले। कभी फलाने अपने जो है थे ऑफिस, पाकिस्तान का ऑफिस उधर चले गए कभी, और 3 दिन बाद जाके चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग हुआ है, वो भी उन्होंने एक सेरेमोनियल सी तकरीब के अंदर एक तस्वीर खिंचवाई और चले गए। बस चाइना इतना नाराज़ हुआ हमसे। बस आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो एग्रीमेंट्स हमने अमेरिका में बैठ के या वर्ल्ड बैंक या IMF को अंदर रख कर किए थे, अगर आज वो एग्रीमेंट चाइना का तो ये इस इंटेंसिटी पे चला गया ना कि आपने एक रिपोर्ट सिर्फ जाहिर करना चाहिए, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहें तो कैन यू इमेजिन द डेप्थ, कैन यू इमेजिन द डायरेक्शन वेयर दिस कंट्री वुड गो। अब जो थोड़ी सी लीक फाइंडिंग्स थी ना उस डॉक्यूमेंट की 2020 वाली रिपोर्ट की, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्सेसिव प्रॉफिट्स वही है कि जो 50 से 70 के दरमियान एनुअल प्रॉफिट्स IPPs ने हमसे खाए हैं, जबकि लीगल जो उनके लिए लिमिट सेट थी वो 15% की थी। उसके अलावा था कि 2020 की पॉलिसी रेट, 2002 की पॉलिसी, 2002 पॉलिसीज IPPs हैड रिसीव एक्सेस पेमेंट्स ऑफ ₹64.22 बिलियन इन जस्ट 9 years prior to 2022. Total access over remaining contract life projected is 202,946 billion. उसके बाद CPEC वाले के अंदर जो हम आपको बता रहे थे उसके अंदर हमारे से कितनी पेमेंट ली गई, तकरीबन हमसे $2.5 बिलियन से लेकर $2.6 बिलियन के थ्रू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन। इसमें वो 200 बिलियन का इंटरेस्ट शामिल है मेरे ख्याल में। नहीं वो नहीं शामिल, वो अलग है, सूद अलग है। हाँ जी, इस रिपोर्ट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था जी, PM एडवाइजर रज़ाक दाऊद एंड नदीम बाबर नेम्ड एज द डायरेक्ट बेनिफिशरीज रिलेटेड टू खुसरो बख्तियार एंड इन लॉस टू उमर अयूब खान। वो उमर अयूब खान जो हाल ही में PTI के अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, इतनी बढ़ के मारते हैं, खुद वो IPPs के डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। हम उन्हें ही इलेक्ट करके गवर्नमेंट में लाते रहे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उन नुमाइंदों को जो खुद इसके बेनिफिशरीज हैं। अब उसके अलावा जो फोरेंसिक ऑडिट ऑफ IPPs है वो तकरीबन हमें पाकिस्तान को अलाउ करता है कि हम एक्सेस प्रॉफिट्स के नाम पर तकरीबन 1 ट्रिलियन उनसे वापस लें, बट वो रिपोर्ट ही अब टेबल के अंदर डाल दी गई है। जी, और जबकि 2.1 ट्रिलियन तो हमसे खा जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो बिल्कुल हमें चाइना से प्रेशर वगैरह आया और हमने इस रिपोर्ट को दाएं बाएं कर दिया और गायब कर दिया। अब थोड़ा सा हम इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि अभी तक हमारी इंडस्ट्रीज़ को क्या नुकसान पे पहुंचा है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2002 में 5.5 बिलियन की थी, 2024 के अंदर 6.5 बिलियन की, यानी कि ट्रिपल होगी। लेकिन ये नहीं, नुकसान कहीं और हुआ ज़्यादा। बांग्लादेश की टेक्सटाइल 2002 में 5 बिलियन कमा रही थी और आज वो 47 बिलियन कमा रही है। हमने सिर्फ 3 गुना ज़्यादा तरक्की की, उन्होंने 10 गुना ज़्यादा तरक्की कर ली। हमारी तो इंडस्ट्री बंद बैठी है भाई। हाँ जी, ग्लोबल मार्केट में हमारी जो टेक्सटाइल का शेयर था 2000 में वो हमारा था तकरीबन 3.5%। अब वो उससे घट के 1.7 पर आ चुका है। टेक्सटाइल मिल्स क्लोज कितनी हुई हैं? 2000 में कोई टेक्सटाइल मिल क्लोज नहीं हुई, सिर्फ 2024 तक 287 सिर्फ पंजाब के अंदर क्लोज। और मेरे ख्याल में हमने जॉब लॉसेस नहीं बताए। जॉब लॉसेस भी तो आ गए। तकरीबन 7 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की वजह, क्योंकि जब बिजली महंगी प्रोड्यूस होगी, टेक्सटाइल कंपनियां महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, सो दे हैव टू डाउन साइज देयर एम्प्लॉयज।
ताकि उन्होंने अपना बिजनेस तो चलते रखना, बिजनेसमैन को नहीं समझ आती, बिजनेसमैन को फिगर समझ आते हैं। तो उसने अपना बिजनेस स्टेबल रखना था, या तो वो कंपनीज बंद हो गई या उन्होंने अपने 7 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज मेरे ख्याल में उन्होंने टेक्सटाइल मिल्स बंद करके IPPs खोल लिए होंगे। ज़्यादा बेहतर आइडिया है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद कॉटन प्रोडक्शन। हाँ, 2000 में हमारी जो कॉटन प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 14 मिलियन बेल्स थी, और अब वो उससे घट के, यानी कि हम एक ज़रूरी मुल्क है, हम ऑन करते हैं कि हम हमारी ज़राअत जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। वो कॉटन जो 2000 के अंदर हम 14 मिलियन बेल्स बना रहे थे, अब वो घट कर 5.5 मिलियन बेल्स पर आ गया, यानी कि 63% ऑफ द टोटल कोलैप्स। और इससे ज़ायद मैं बात बताता जाऊँ कि इस टाइम हम कॉटन और वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान जिसकी बैकबोन एग्रीकल्चर, ऐसी कंट्री ऐसे क्राइसिस में धंस गई है कि आज के टाइम में हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, वो जो खुद हम बनाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अजीब है, अब वो कहेंगे कि ये सारा कुछ क्यों हुआ, क्योंकि सरकार जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ था 2000 के अंदर, वो तकरीबन 4 रुपये पर यूनिट था, और वो अब बढ़ के 38 से 47 रुपये पर यूनिट आ गया है, रफली 10 गुना ज़्यादा बढ़ा है। तो इस तरह की यूनिट्स के साथ आपकी जो हम कह रहे थे कि थ्राइव करेगी हमारी टेक्सटाइल, हमारी इंडस्ट्रियों में कारखाने चलेंगे, ये सारा कुछ, हाउ कैन दे कैन थ्राइव अंडर दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड दीज काइंड ऑफ टैरिफ्स। ये भी मेरे ख्याल में रिसेंटली 2023 में या 2024 में मलिक तसद्दुक उनका नाम है, उन जो PMLN के हैं मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि आइंदा आने वाले वक्त में हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करेंगे। अब इस सब के बीच में नुकसान क्या हुआ है? सरकार 2024 की अगर बात कर लें तो फैसलाबाद, जिसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल चलती है, सिर्फ 2024 वन सिंगल ईयर के अंदर 1000 से ज़ायद छोटी और बड़े टेक्सटाइल यूनिट फैसलाबाद के अंदर बंद हो गए। कुछ ऑफिशियली बंद हो गए, कुछ ने क्वाइटली अपने आप को बंद कर लिया। बिल्डिंग्स रिमेन है, बिल्डिंग्स खाली हैं, वर्कर्स को जॉब नहीं मिल रही है, जो लेबर थी वो गल्फ़ की तरफ भाग रही है, यंग लेबर थी, अब थोड़ी ओल्ड लेबर थी। ब्रेन ड्रेन भी आपके पाकिस्तान का हो रहा है। जो गाँव वाले थे, देहातों से आए थे फैक्ट्रियों में काम करने, दोबारा देहातों में चलेंगे, यार हम जाके खेती बाड़ी कर लें, खेती बाड़ी करें, तो उसमें वो अलग मसला है कि उन बेचारों को अपनी जो फसल होती है उसके पैसे नहीं पूरे मिलते हैं। फिर उसके अलावा आगे बात करें तो अब ये बंद होने के बाद क्या हुआ, कुछ कंपनीज जो थी, जो थोड़ा बहुत फिर भी सख्त रखती थी, उन्होंने अपना पैसा उठाया, दे वेंट टू बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट भी सस्ती है, वहाँ की बिजली कॉस्ट भी सस्ती है, तो बांग्लादेश को फ़ायदा हो गया और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप। मतलब कि ये एक फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए कैंसरस है, बिल्कुल कैंसरस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसका हल क्या है ये भी बता दें। हल आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे कि क्या पॉसिबल इसके जो हल हैं, किस तरह निपटा जा सकता है, किस तरह से कम नीचे ऊपर ज़्यादा, और अगर हम इस चीज़ को ओवरकम कर लें तो पाकिस्तान सालाना कितने बिलियन या ट्रिलियन बचा सकता है, और उससे हम क्या क्या कुछ और सोलर पावर प्लांट्स नहीं लगा सकते, क्या हम हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं लगा सकते। हाइड्रो पावर प्लांट्स याद है हमारे एक जज साहब होते थे, कहते थे कॉल करें 10 रुपये जाएंगे और हम डैम बनाएंगे, तो डैम भी नहीं, मैंने भी सेंड किए थे, आज तक वापस नहीं मिले ना डैम बनाना, जो हमने सेंड किए थे आप उसका हमें वापस लोड ही करवा दें, वापस लोड ही, वो उल्टा जायज़ वाले का। खैर, नेक्स्ट जो हमारा आखिरी और तीसरा इसका फाइनल जो पार्ट है, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिससे हम निकल सकते हैं, और उससे हम कितना सालाना ट्रिलियंस या मिलियंस पैसे बचा सकते हैं, और वो हम कहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ से हमारी जो इकोनॉमीज़ है वो थ्राइव कर सकें, हम इस क्राइसिस से निकल सकें। तो स्टे ट्यून रहे, देखते रहें ISN पॉडकास्ट। ISN मीडिया के ऊपर भी हम डेली अपने व्लॉग्स, यासिर के शॉर्ट्स आते हैं, मैं अब डेली उसके ऊपर एक न्यूज़ पैकेज कर रहा होता हूँ, अब वो भी देखा करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।